हेलो व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, चतुर्भुजों का समझना। अब इस चैप्टर में आपको पता है क्या, बहुत सारे आपको ना न्यू वर्ड्स मिलेंगे। तो 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको चैप्टर के कुछ वर्ड हैं, जैसे समतल, बंद वक्र किसे कहते हैं, खुला वक्र किसे कहते हैं, बहुभुज, समबहुभुज वगैरह, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो ये आपके इस चैप्टर में तो काम आएंगे ही। साथ में अगर आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में मैथ्स पढ़ते हैं तो भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी ही आएंगी। अब नहीं समझेंगे तो 9th में समझनी पड़ेंगी, 10th में समझनी पड़ेंगी। अच्छा है अभी समझ के चलें। और अगर आपको नहीं समझना तो आप 3-4 मिनट की वीडियो स्किप करके आगे से क्वेश्चन नंबर 1 से देख सकते हैं 3.1। लेकिन ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर में इस तरीके के अगर वर्ड आते हैं और एक नंबर के क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं तो समझना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं समतल पर। समतल किसे कहते हैं? तो देखो, समतल का मतलब होता है जिसकी तली समान हो, मतलब फ्लैट एक तरीके से। ठीक है, तो हर जगह ऐसे यूज़ होगा, एक समतल बहुभुज, मतलब फ्लैट एक तरीके से। जैसे कागज़ होता है ना, जैसे कागज़ होता है तो कागज़ क्या होता है, फ्लैट होता है, तो उसको कहते हैं समतल। उसके बाद आता है बंद वक्र। बंद वक्र मतलब जो बंद हो गया हो, जैसे ऐसे 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 बंद हो गया ना, ऐसे ऐसे कुछ भी किया, मतलब कुछ भी वक्र बन रहा है, ऐसे 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 कुछ भी करके वो बंद हो गया है बस, तो वो बंद वक्र है। खुला वक्र, ऐसे 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 कुछ भी आपने बनाया पर एक साइड उसकी खुली रह गई। देखो यहाँ से ये हवा जा सकती है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते, चारों तरफ से दीवारें बंद हैं, इसके अंदर भी नहीं जा सकते। पर देखिए अगर मैं ऐसे बना के ऐसे कर दूँ, आप इसके अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से रास्ता खुला हुआ है। तो अगर इस तरीके की शेप होती हैं जिनका रास्ता खुला हुआ होता है उनको कहते हैं खुला वक्र, और जो बंद होती हैं जिनके अंदर जाने का रास्ता नहीं होता वो होते हैं बंद वक्र। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बहुभुज पर। बहुभुज किसे कहते हैं? तो बहुभुज होता है जो रेखा खंडों से बना होता है, मतलब रेखाओं से बना हुआ होता है, लाइन्स से बना हुआ होता है। वो कैसा भी हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे, बिकॉज़ ये यहाँ से खुला हुआ है, तो ये बहुभुज नहीं है। या फिर मैं कोई ऐसी शेप बना दूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये इस जगह से और इस जगह से खुला हुआ है। बहुभुज जो सिंपल शेप होती है जैसे ये है। बाद हमें थोड़ा सा ये समझना है, त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, जो 3 लाइंस वाला होता है ना, ऐसे जिसमें 3 साइड होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं त्रिभुज। इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रायंगल। इसके बाद 4 भुजाओं वाला होता है ऐसे, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, उसको कहते हैं चतुर्भुज। चाहे वो ऐसे डब्बे जैसा हो, चाहे उसकी चारों साइड बराबर हो, चाहे ये आमने सामने वाली बराबर और ऐसे वाली एक बराबर हो, कहेंगे हम उसको चतुर्भुज ही, क्योंकि उसकी 4 भुजाएं हैं। ऐसे ही अगर 5 भुजाओं वाला होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे ये 5 भुजाएं हो गई ना, तो इसको हम पंचभुज कहेंगे। ऐसे ही अगर 6 भुजाओं वाला होगा, 1 2 3 4 5 6, तो उसको हम षड्भुज कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही 7 भुजाओं वाला होगा, जिसकी 7 भुजाएं होंगी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 करके कितनी 7 भुजाएं हमने बना दी, तो उसको कहेंगे सप्तभुज। ऐसे ही अगर 8 भुजाओं वाला होगा तो उसको कहेंगे अष्टभुज, और अगर 9 भुजाओं वाला होगा तो नवभुज, 10 भुजाओं वाला होगा तो हम कहेंगे उसको 10 भुज। ऐसे 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 कर करके, मतलब 10 भुजाएं होंगी उसमें। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग किसे कहते हैं। अभ्यंतर मतलब इंटीरियर, अंदर का हिस्सा। जैसे ये अंदर मैंने कलर किया हुआ है, तो ये अंदर वाला जो इसका हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे अभ्यंतर। अगर चैप्टर में अभ्यंतर ऐसे लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि वो अंदर का हिस्सा लिखा हुआ है। और बहिर्भाग, बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर का हिस्सा। जैसे ये इसके बाहर बाहर मैंने कलर किया है, तो ये बहिर्भाग मतलब होता है एक्सटीरियर। इसके बाद आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? उत्तल बहुभुज होता है जिसके अंदर ये आकृति ले ली, ये अंदर से विकर्ण जा रहा है, ये आकृति बनी हुई है, आकृति के अंदर से विकर्ण जा रहा है, ये अंदर से विकर्ण जा रहा है, तो उसको कहेंगे उत्तल बहुभुज, जिसके अंदर से विकर्ण जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स पॉलीगन। और अगर बाहर से जाएगा विकर्ण इस तरीके से, जैसे मान लो एक शेप है वो इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से, और हमें एक विकर्ण खींचना है और विकर्ण यहाँ से जा रहा है,
ठीक है। तो ये बाहर से जा रहा है ना विकर्ण, अगर विकर्ण बाहर से जाएगा तो उसको हम कहेंगे अवतल बहुभुज, मतलब कॉनकेव पॉलीगन। इसके बाद आता है समबहुभुज। समबहुभुज किसे कहेंगे? समबहुभुज कहेंगे इस तरीके वाले बहुभुज, जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों अगर रेखाएं लाइंस एक समान होंगी तीनों साइड, इसके ये जो ऐसे ये जो निशान लगे हुए होते हैं ना, इसका मतलब होता है एक समान। जैसे ये है, इसकी चारों साइड एक समान होगी। देखो एक बार मैं निशान आपको और बता देती हूँ। जब ऐसे निशान लगा होता है ना, ऐसे वाला, इसका मतलब होता है एक समान, और ये जो डबल निशान लगा होता है ना, इसका मतलब भी एक समान ही होता है। लेकिन डबल का यूज़ इसलिए किया जाता है, मान लो जैसे कोई शेप ऐसी है तो ये रेखा और ये रेखा एक समान है। अब हम यहाँ पे भी सिंगल निशान लगा देंगे इस तरीके से, तो कैसे पता चलेगी कि ये इसके समान है या फिर सामने वाली के? तो दूसरी वाली में ना डबल निशान लगा देते हैं कि ये दोनों एक समान है और ये दोनों एक समान है। ठीक है, बुक में ऐसे साइन लगे हुए होते हैं तो इससे समझ जाना। तो ये चारों भुजाएं एक समान है, इसकी तीनों भुजाएं एक समान है। या पंचभुज अगर हम ले लेते हैं तो मान लो इसकी पांचों भुजाएं एक समान है, जिसकी सारी भुजाएं एक समान होती हैं उसको हम कहते हैं समबहुभुज। ठीक है। इसके बाद आता है विषम बहुभुज, मतलब जिसकी भुजाएं एक समान नहीं होती, जैसे इस तरीके की आकृति हो सकती है विषम बहुभुज। ये 90 डिग्री का एंगल और ये अलग भुजा, ये अलग, ये अलग। या फिर इस तरीके की आकृति हो सकती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हैं और आमने सामने की समान है, चारों एक समान नहीं है और कोनों पर 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही। या फिर पंचभुज ले सकते हैं हम, जिसमें मान लो ये दोनों एक समान हैं, ये दोनों एक समान हैं और ये तो अलग ही है बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको हम कहेंगे विषम बहुभुज। एक चीज़ आपको और समझनी है, ये एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, चाहे वो ऐसा है, चाहे वो ऐसा है, चाहे वो ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी है, उसके तीनों कोणों का माप, 3 कोण होंगे ना ट्रायंगल में, त्रिभुज में ऐसे 1 2 3, यहाँ देखो हर जगह 3 कोण होंगे, चाहे ऐसा क्यों ना हो और उसका एक कोण समकोण ही क्यों ना हो। और हाँ, हर जगह समकोण का साइन ना ऐसे लगा होता है, जहाँ पे भी ऐसे चौकोर साइन होता है ना, इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल है। तो आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 पर। 3.1 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, कुछ शेप्स हमें दे दी गई हैं और उन्हें हमें बताना है कि वो कोई साधारण वक्र है या नहीं, साधारण बंद वक्र है या नहीं, बहुभुज, उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज है या नहीं, ये सब हमें बताना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी हैं कि साधारण वक्र और बंद वक्र और बहुभुज अवतल है या उत्तल है कब होता है। अब तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आकृति नंबर 1 में, यहाँ पर आप बताइए क्या ये साधारण वक्र है? हाँ, साधारण बना हुआ है तो ए आएगा इसमें। ठीक है। साधारण बंद वक्र है, हाँ ये बंद भी है क्योंकि इसके अंदर से कहीं पे भी जाने की देखो जगह नहीं है, ये सब जगह से बंद है, तो ये बी भी होगा। सी, ये कोई बहुभुज है। बहुभुज कौन होता है? जो ऐसे लाइन से बना हुआ होता है। तो देखो ऐसे बहुभुज नहीं कह सकते हम, ये गोले मिलके बन गया या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बहुभुज नहीं कह सकते। लेकिन देखो इसमें चारों तरफ लाइन्स है, ये भी लाइन्स है, ये लाइन, सब लाइन है, तो ये लाइनों से बना हुआ है, तो ये बहुभुज भी है। ठीक है। इसके बाद उत्तल है या अवतल ये बताना है हमें। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तल बहुभुज वो होता है जिसके अंदर से विकर्ण जाते हैं ऐसे, मतलब अंदर से कोई लाइन चली जाती है कोनों से, और अवतल होता है जो बाहर से जाती है। तो देखो इसमें बाहर, अंदर से तो जा ही सकती है, ये कोने मिल सकते हैं, लेकिन बाहर से भी जा सकती है यहाँ से यहाँ, तो ये अवतल बहुभुज है। तो यहाँ पर ई आएगा। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पर आते हैं। बताइए ये साधारण वक्र है? हाँ साधारण वक्र है। फिर बंद वक्र है? हाँ बंद भी है क्योंकि अंदर जाने की जगह नहीं है। फिर तीसरा क्या था? बहुभुज है या नहीं? बहुभुज है, हाँ बहुभुज है क्योंकि लाइन से बना हुआ है। अब बताना है उत्तल है या अवतल है। तो देखो इसके अंदर से विकर्ण जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये उत्तल है। ठीक है, डी है, ई नहीं है। यहाँ पर देखिए थर्ड, तो ये साधारण वक्र तो है और बंद भी है, लेकिन ये कोई बहुभुज नहीं है, और जब बहुभुज ही नहीं है तो उत्तल और अवतल का तो कोई बात ही नहीं आएगी, क्योंकि बहुभुज लाइंस से बना हुआ होता है और ये लाइंस नहीं है, तो एक गोला बना हुआ है, एक ही कर्व में बना हुआ है, तो ये बहुभुज नहीं है।
इसके बाद फोर्थ पे आते हैं। बताइए ये साधारण वक्र है? नहीं है साधारण, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा बना हुआ है। फिर बंद वक्र है? हाँ बंद है तो बी आएगा, ठीक है, क्योंकि बंद है, जाने की जगह नहीं है। उसके बाद बहुभुज है? बहुभुज नहीं है। बहुभुज ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले, ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले बहुभुज नहीं होते। तो और उत्तल है या अवतल है? तो देखो यहाँ से यहाँ ये देखो लाइंस ऐसे चली जाएंगी, तो ये उत्तल है, ठीक है। इसके बाद इसके फिफ्थ पर आते हैं। तो ये भी साधारण वक्र है और बंद भी है, ठीक है, लेकिन ये भी बहुभुज नहीं है और ना ही उत्तल है और ना ही अवतल है। यहाँ पर ये भी देखिए, इसमें कोई कोना नहीं बना हुआ। यहाँ पे दो लाइंस तो हैं पर यहाँ पे कोई कोना नहीं है जिससे हम अंदर कोई मतलब ऐसे वो मिला सकें विकर्ण। तो विकर्ण इसमें बनने वाले हैं नहीं, तो ये बहुभुज तो है नहीं। हाँ ये साधारण वक्र है और साधारण बंद वक्र है। बहुभुज भी नहीं है तो उत्तल अवतल की यहाँ पे बात ही नहीं है। उसके बाद ये वाली आकृति देखिए, यहाँ पर लाइंस हैं और ये एक कर्व है, तो ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी साधारण वक्र है और बंद वक्र है। और ये भी एक अजीब सी आकृति दी हुई है, यहाँ ये और यहाँ सिर्फ एक लाइन, तो ये भी बहुभुज नहीं है। और ये तो साधारण वक्र भी नहीं है, सिर्फ बंद वक्र है, साधारण भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहाँ पर हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? एक उत्तल चतुर्भुज, एक सम षड्भुज और एक त्रिभुज। तो पहले हमें ये दिया हुआ एक उत्तल चतुर्भुज, तो पहले एक हमने चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। ये चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, मैंने आपको सब बता दिया है। एक षड्भुज, सम षड्भुज, सम मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, षड्भुज मतलब 6 भुजाओं वाला। तो 6 भुजाओं वाला बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और मान लो इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ये सम षड्भुज हो गया। एक त्रिभुज, ये लो हमने त्रिभुज बना लिया। अब विकर्ण कहाँ से जाते हैं? विकर्ण में हमें कोने से कोना मिलाना होता है। तो एक उत्तल चतुर्भुज में देखो, इस कोने से ये विकर्ण बन जाएगा और इस कोने से ये बन जाएगा। तो इसमें कितने विकर्ण बन गए? और कहीं से कुछ मिल रहा है? नहीं, तो इसमें बन गए 2 विकर्ण। अब इसमें बताइए इसमें कितने विकर्ण बनेंगे? देखो एक विकर्ण यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, 1 2 और एक ये वाला जाएगा 3। इसके बाद एक ये वाला जाएगा 4, ऐसे ही यहाँ से यहाँ पे मिल सकता है 5, और कहीं पे मिल सकता है, यहाँ से यहाँ मिल सकता है 6, और यहाँ से यहाँ 7, और फिर वैसे ही यहाँ से यहाँ 8 और यहाँ से यहाँ पर 9। इसलिए मैंने कलर चेंज कर करके दिखाया था कि कंफ्यूज ना हो। तो इसमें 9 विकर्ण बन सकते हैं। अब ट्रायंगल में बताइए, ट्रायंगल में एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है। इस कोने से ये कोना मिलाएंगे तो यही लाइन आ जाएगी, इस कोने से ये कोना मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल का ट्रायंगल, कोई विकर्ण नहीं बन रहा। ऐसे मिलाओगे, ऐसे नहीं, यहाँ कोई कोना थोड़ी है, तो यहाँ तो ये नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल में कितने विकर्ण होते हैं? 0। ट्रायंगल में कोई विकर्ण नहीं होता। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? ठीक है, उत्तल चतुर्भुज हमें इन्होंने कहा है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा या नहीं? तो एक उत्तल चतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं। उत्तल चतुर्भुज कैसा होता है? जैसे हमने कोई 4 भुजाओं वाला ये बना लिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये कहते हैं उत्तल ना हो, तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसका मतलब हमें उत्तल नहीं बनाना, अवतल बनाना है, मतलब जिसके विकर्ण बाहर से जा सकें। तो शेप ना कुछ ऐसी, और चतुर्भुज कहा है, इसमें कितनी भुजाएं हो गई? 1 2 3 4 5, ये नहीं चलेगा। चतुर्भुज कहा है उन्होंने, और अवतल होना चाहिए, उत्तल ना हो मतलब अवतल हो। तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हो गई, और विकर्ण बाहर से जाएगा तो अवतल है। ये विकर्ण यहाँ से जा सकता है, तो हमने अब अवतल आकृति बना दी, ठीक है। ये हमने ले लिया, और इसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं, इसका नाम यहाँ पर रख देते हैं A, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं A, ये B और ये C, और ये वाला जो है हम B को इस पॉइंट से मिला रहे हैं, इसको रख देते हैं D, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, हम जो भी करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे B को D से मिलाया। जो भी करेंगे वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है।
अब हमने ये मिलाया तो देखो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए हैं। एक ये वाला त्रिभुज, मैं कलर करके दिखाती हूँ आपको, एक ये वाला त्रिभुज बन गया है, ठीक है, और एक जो खाली कलर वाला है वो त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज क्यों बनाए हैं हमने? ताकि हम ये बता सकें कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, क्योंकि त्रिभुज का तो हमें पता होता है कि 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज का नहीं पता, इसलिए त्रिभुज हमने बना दिए ताकि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए और हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। इसलिए तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें कुछ कोण मिल रहे हैं, जैसे कोण ए, कोण डी और कोण बी। तो मैं आपको कोण लिखने का तरीका बता दूं। जैसे आपको कोण ए लिखना है तो आपको पहले ऐसे कोण का साइन बनाना पड़ेगा और ए कोण ना बीच में आएगा, उसके पहले बी है और लास्ट में डी है, तो ऐसे लिखेंगे बी, मतलब बी ऐसे आए, ए डी, बी ए डी, तो ए कोण हो जाएगा। जैसे डी कोण बनाना है तो बी डी ए या फिर ए डी बी, मतलब डी बीच में आना चाहिए। ये होता है कोण लिखने का तरीका, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम तीनों कोणों को प्लस कर लेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी डी और प्लस कोण ए डी बी। देखो हमने ये वाला कोण लिया है, ये वाला कोण लिया है ऐसे बी ए डी बी ये वाला कोण लिया है और ए बी डी ये वाला कोण लिया है, और तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख के दिखा दूँगी। इसके बाद और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। फिर वैसा ही हम करेंगे इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं, ऐसा ही हम इस त्रिभुज में करेंगे। ये तीनों कोण लिखेंगे, ये वाला और ये वाला, तो ऐसे लिखेंगे, कोण डी बी सी, बी कोण ले लिया, फिर प्लस कोण बी सी डी, सी कोण भी हमने ले लिया, फिर प्लस कोण बी डी सी, तीनों कोण ले लिए, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसे ब्रैकेट डाल के लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने प्लस किया है। और इस वाले को हम मान लेंगे ऐसे करके समीकरण 2। और अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि पूरे को अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, इन्हें हम जोड़ देंगे। अब देखो ये जितना भी हमने लिखा है ना, ये जितना भी हमने लिखा है इन सबको एक तरफ लिखेंगे जोड़ के। तो पूरा उतारते जाते हैं, कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी, फिर प्लस ये सब कुछ लिखेंगे, ठीक है, डी बी सी प्लस बी सी डी प्लस बी डी सी, और इज़ इक्वल टू ये वाला 180 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल के उधर है ना, तो इक्वल के उधर ही लिखेंगे, और प्लस ये वाला 180 लिखेंगे। अब इन कोणों में ना कॉमन कोण देख लो कि सेम कोण कौन से हैं। जैसे ए यहाँ पे भी आ रहा है और कहीं पे आ रहा है ए, देखो यहाँ पर ये जो डी कोण था, यहाँ देखो ये जो डी कोण था ये इस वाले त्रिभुज के साथ भी आ रहा था, इस वाले त्रिभुज के साथ भी आ रहा था, तो डी कोण यहाँ पर ना सेम होगा। देखो 2 बार आ रहा होगा, एक ये रहा एक बार और एक बार ये रहा। वैसे ये जो बी कोण था ये भी दोनों त्रिभुजों में था, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो बी कोण भी यहाँ सेम होगा। देखो एक ये रहा और एक ये रहा, डी बी सी का हो या ए बी डी का हो। तो इन दोनों को ना हम जोड़ कर लिखेंगे। देखो ऐसे, कोण बी ए डी मतलब बी ए डी, मतलब इस कोण को बी ए डी को हम खाली ए कोण लिख सकते हैं, ऐसे खाली ए, प्लस ए बी डी और डी बी सी। देखो ए डी दूसरे उससे देखो ए डी
बी, मतलब ये वाला कोण, और डी BDC मतलब ये वाला कोण। अगर दोनों को मिला देंगे तो कौन सा कोण बन रहा है? कोण डी। तो यहाँ पर हम इन दोनों की जगह कोण डी लिख सकते हैं, प्लस इन दोनों को मिलाकर ये कोण ABD, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये पूरा बन रहा है कोण बी। तो इन दोनों कोणों को मिलाकर हम लिख सकते हैं कोण बी, और प्लस कोण सी को हम लिख सकते हैं खाली ये BCD को खाली कोण सी, और इज़ इक्वल टू 180 और 180 हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया कोण ए, कोण बी, कोण सी एंड कोण डी इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो चतुर्भुज उत्तल ना हो तो ये गुण लागू नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमने लिख दिया कि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो यह गुण लागू नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल हमें पता लगाना है। ठीक है, ये जैसे हमें यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, ये आकृति दी हुई है, तो इसमें 3 साइड हैं और इसके जो कोणों का योगफल है वो 180 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है। वैसे ही हमें पता लगाना है इसका, इसका और इसका। तो देखो कैसे पता लगाते हैं। जैसे हमें ये वाली आकृति दी हुई है, तो इस वाली आकृति में हम क्या करेंगे, ऐसे इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूले को समझने की ज़रूरत है। फॉर्मूला ये है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ n का मतलब क्या है? n का मतलब है भुजाओं की संख्या। ठीक है, बस उससे ही ये सारे निकल आएंगे। जैसे हमें ये फर्स्ट दिया हुआ है तो हमें लिखना है n-2 गुणा 180। तो n मतलब भुजाओं की संख्या। इसमें बताओ भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 भुजाएं हैं, तो 3 - 2 गुणा 180। 3 में से 2 गए 1, 1 गुणा 180। 180 को 1 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, सेकंड में यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें कितनी भुजाएं दी हुई हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे, 4 - 2। ठीक है, सब में से 2 माइनस करना और गुणा 180, तो 4 में से 2 गए 2 गुणा 180। 2 को 180 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस वाले पर आते हैं। यहाँ पर हमें कितनी भुजाएं दी हुई हैं? 1 2 3 4 5। इन भुजाओं को काउंट नहीं करना जो डॉट डॉट करके दी हुई हैं, क्योंकि ये विकर्ण खींचे गए हैं। ठीक है, ये भुजाएं नहीं हैं। तो थर्ड हम कैसे करेंगे, यहीं पे मैं बता देती हूँ। इसमें भी यही करेंगे, n मतलब भुजाओं की संख्या। भुजाएं कितनी हैं? 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे गुणा 180। 4 में से 2 गए 2 गुणा 180, तो कितना आएगा? ये भी 360 डिग्री। इसके बाद फोर्थ देखो, फोर्थ में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं, तो 6 - 2 और गुणा 180। 6 में से 2 गए 4 गुणा 180। 4 की 180 की गुणा 4 से करेंगे तो ये आएगा 4 × 8 = 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 × 4 5 6 7, 720। ये 720 आएगा। और ये यहाँ पर 5 भुजाएं दी हुई थी, मैंने यहाँ पे गलती से 4 भुजाएं लिख दिया है। ये 5 भुजाएं दी हुई थी, मैंने बोला 5 और लिख दिया 4। तो ये 5 - 2, 5 में से 2 गए 3, 3 को गुणा करेंगे 180 से, तो ये आएगा 300, 8 × 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 × 3 4 5, 540 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जहाँ पर हमें दिया हुआ है समबहुभुज क्या है, ये बताना है। पहले तो समबहुभुज क्या होता है। तो देखो, समबहुभुज वो होता है, सम मतलब सारी, ठीक है, और बहुभुज मतलब भुजाओं वाला। तो जैसे चाहे वो 3 भुजाओं वाला हो, चाहे वो 4 भुजाओं वाला हो, चाहे वो कितनी भी भुजाएं वाला हो, लेकिन सम का मतलब ये है कि सारी भुजाएं जो हैं उसकी बराबर होंगी। जैसे कि मान लो, जैसे कि कोई ट्रायंगल है, सबको ही समबहुभुज कहेंगे। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, मान लो ऐसे चतुर्भुज है
तो अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर, मान लो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, मतलब जितनी भी भुजाएं हैं उन सबका जो माप है वो बराबर होगा, उसको कहते हैं समबाहुभुज। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं तथा कोण बराबर हों वह समबाहुभुज कहलाता है। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं तथा कोण बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई वर्ग है, ठीक है, अब मान लो ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर एंड ये भी 3 मीटर, तो इसके सारे जो एंगल हैं वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। बिकॉज़ जितने भी ऐसे वाली शेप्स होती हैं तो ज़्यादातर, चाहे वो ऐसे लंबी हों चाहे वो एक जैसी हों, सबके कोनों पे 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। खैर, लेकिन हमें यहाँ समबाहुभुज की बात करी गई है तो सारे कोण बराबर होने चाहिए। तो इन्होंने कहा है हमसे पहले कि 3 भुजाओं वाला बनाना है, तो आपको क्या करना है कि जितनी आप ये खींचोगे ना उतनी ही ये खींचनी है और सेम ये बनानी है। ठीक है, स्केल से बना लेना। तो 3 भुजाओं वालों को हम क्या कहेंगे, मान लो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो 3 भुजाओं वालों को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। खैर, यहाँ बनाकर नहीं दिखाना, यहाँ पे सिर्फ बताना है बहुभुज का नाम बताइए। ठीक है, तो आप रफली बना सकते हैं और समबाहु त्रिभुज। फिर इन्होंने सेकंड कहा है 4 भुजाएं, जिसकी 4 भुजाएं हों और चारों मतलब बराबर हों, समबाहुभुज हो। तो जैसे हमने चारों अगर बराबर बनाई तो वो क्या बन जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं वर्ग। और फिर 6 भुजाएं बराबर हों, तो जिसकी 6 भुजाएं हों, ऐसी 6 भुजाओं वाला, तो उसको हम कहते हैं समषड्भुज। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी थी, षड्भुज, समषड्भुज। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जैसे ये वाली दी हुई है हमें, तो यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये वाली आकृति दी हुई है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ये 130 डिग्री दिया हुआ है, ये 120 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो ये वाला हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा। इसकी जगह हमें x दे दिया गया है। तो देखो इसकी कितनी भुजाएं हैं, पहले भुजाएं गिन लो, 1 और ये 2, ये 3, ये 4। क्योंकि ये 4 भुजाओं वाला है तो इसका मतलब ये क्या है, चतुर्भुज। पहले इसका नाम लिख लो, ये चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना यही लिखेंगे कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग या चारों कोणों की मापों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारे कोणों को प्लस कर देंगे। पहले हमने इसका कोई नाम मान लेंगे, या यहाँ पे डिग्रियाँ दी हुई हैं, जैसे इस वाले कोण को प्लस करेंगे 50 डिग्री और प्लस ये वाला कोण 130 डिग्री प्लस ये वाला कोण 120 डिग्री और प्लस ये वाला कोण मतलब x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 की सबको जोड़कर 360 आता है। तो 50, 130 और 120 को ना प्लस कर लेते हैं रफ काम में, 120, 130 एंड 50, 0, 5 और 3 8, 9 10 की 0, हासिल लगा 1, 300। तो ये तीनों मिलके हो गए 300 डिग्री और प्लस x इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। x को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी ही है 360, और ये जो 300 है ये x के साथ प्लस में है तो इक्वल के उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 360 में से 300 गए, कितने बचे, x इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब x जो है वो 60 डिग्री है। आ गया। ऐसे ही हमें ये आकृति b दी हुई है, यहाँ पे ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है। अब मान लो ये भी चतुर्भुज है, 1 2
3 4, 4 भुजाएं हैं। ये तो इन्होंने फालतू में निकाला हुआ है इतना सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो देखो यहाँ पर, तो हमें चतुर्भुज के जैसे अगर 3 कोण पता होंगे तो चौथा हमें कैसे पता चलता है कि 360 में से बाकी सारे घटा दो। लेकिन यहाँ पर हमें x की जगह ना एक और कोण भी नहीं पता, ये वाला भी हमें नहीं दिया गया, तो ये वाला हमें और निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, तभी हमें x का पता चलेगा, क्योंकि ये पता चल जाएगा तो फिर इसको और इसको तीनों को प्लस कर देंगे और 360 में से घटा देंगे, इसलिए ये वाला और पता लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ऐसे जो कोण होता है ना, ऐसे पूरा गोल, वो होता है 180 डिग्री का, और ऐसे जो वो पूरा गोला होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पर आप देखो, ये ऐसे अगर हम करें, ये कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का, ठीक है, ये 180 डिग्री का है। अब यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने ऐसे ये बनाया हुआ है कोना, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो बाकी का बचा कुचा ये है, मतलब ये टोटल कितना है, 180, जिसमें से ये कोना इन्होंने हमें एक क्लू दे दिया कि ये 90 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 90 घटा देंगे तो ये वाला कोण हमारा आ जाएगा कि कितने डिग्री का है। तो हम ना पहले इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं A B C D। यहाँ नाम रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 2 कोण नहीं दिए हुए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, D A, और इस पॉइंट का नाम ना, इस पॉइंट का नाम रख लो E। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे D A E प्लस D A B, मतलब D A E मतलब ये वाला कोण और D A B मतलब ये वाला कोण, ठीक है। D A B इज़ इक्वल टू, दोनों कितने हैं, 180 डिग्री, दोनों 180 हैं। अब आप बताइए D A E ये वाला कितना है, 90, तो इसकी जगह हम 90 रख देंगे, और प्लस D A B इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, यहाँ पर D A B ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पर, और 90 उधर चला जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में है ना। तो D A B इज़ इक्वल टू 180 में से 90 गए तो 90 डिग्री। इसका मतलब D A B, इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये वाला भी 90 डिग्री का ही निकला है हमारे पास, ये निकल गया ना। अब हमारे पास ये तीनों कोण हैं तो हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तीनों को प्लस कर दो, 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। क्यों, ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि चतुर्भुज के ऐसे चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब 70, 60 और 90 को प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 22, 220 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। x को ऐसे ही रहने देंगे, 360 डिग्री माइनस ये जो 220 है ये माइनस में चला जाएगा उधर, क्योंकि प्लस में है। तो x इज़ इक्वल टू जाएगा, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, 140 डिग्री। मतलब x की वैल्यू 140 डिग्री आई है यहाँ पर। अब ये वाली फिगर देखो, इसमें हमें एक ये वाला कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, एक ये वाला कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पे 2 x दिए हुए हैं, एक ये वाला x, एक ये वाला x। इसका मतलब दोनों ही एक जैसे कोण हैं। तो यहाँ पे एक x निकल गया तो दूसरा भी पता चल जाएगा, एक को ही निकालना काफ़ी है। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो ये भी चतुर्भुज है, 1 2 3 4, ओ एक लाइन ये भी है 5। चतुर्भुज नहीं है, पंचभुज है, क्योंकि 5 लाइन्स हैं। तो देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी ना हमें यही करना है। ये हमें 70 डिग्री दिया हुआ है और ये पूरा गोला कितने का होता है, 180 का। तो अगर हम 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला कोण निकल आएगा। और अगर हम 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला कोण निकल आएगा। खैर पहले हम इसका नाम रख देते हैं, A, ठीक है, ये B, ये C, ये D और ये E और यहाँ पर F और ये G, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला देखें
देखो ये वाला BCF, ठीक है, BCF और प्लस BCD। अगर हम इन दोनों को प्लस करें ऐसे, BCF प्लस BCD इज़ इक्वल टू, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 180, ठीक है। तो BCF का मान यहाँ पे हमें दिया हुआ है 70, तो इसकी जगह हम 70 डिग्री लिख देंगे। और BCD हमें ये दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, BCD इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर BCD इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये जो 70 है उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BCD इज़ इक्वल टू 180 में से 70 गए, कितने बचे 110, ठीक है। तो ये 110 डिग्री हो गया। अब ये वाला कोण ना हमारा निकल आया, ये वाला 110 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अब हम ये वाला भी निकाल लेंगे कि ये पूरा गोला भी 180 डिग्री का है, तो लिखेंगे EDG यहाँ पर EDG और प्लस ये वाला EDF इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो EDG की वैल्यू तो हमें पता है कि 60 है, तो यहाँ 60 लिख देंगे। ये नहीं पता EDF, तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये भी EDF इज़ इक्वल टू 180 डिग्री और ये जो 60 है ये माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा EDF इज़ इक्वल टू 180 में से 60 गए तो 120, तो ये वाला हमारा 120 का निकला है। अब हमारे पास ये दो कोण निकल गए हैं। तो क्या आपको पता है कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 होता है, जैसे कि हमने 4th क्वेश्चन में सबका निकाला था। ये वाला देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हमने इस वाले क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में निकाला था, कहाँ गया 4th क्वेश्चन, कि जिसमें से हम n-2 करते हैं, ऐसे करके निकालते हैं ना, n-2 गुणा 180 कि किसी के कितना योग होता है। n मतलब भुजाओं की संख्या, जैसे पंचभुज की 5 भुजाएं होती है, तो 5 - 2 गुणा 180, 5 में से 2 गए 3 गुणा 180, गुणा करेंगे तो 540, मतलब पंचभुज के पाँचों कोणों का योग 540 होता है। अभी हमने 4th क्वेश्चन में किया था ये वाला, या फिर आप याद भी कर सकते हैं कि पंचभुज के पाँचों कोणों का योग 140 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पांचों कोणों को प्लस कर देंगे, 1 2 3 4 5, अंदर वाले कोण, बाहर वाले नहीं, क्योंकि पंचभुज की बात हो रही है तो अंदर वाले कोण लेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कोण A प्लस कोण B प्लस, और इसका हमने कोई नाम नहीं रखा, DFG, इसका नाम H रख लो, ठीक है। कोण H प्लस कोण D प्लस कोण E और प्लस कोण A। अब मैं बता दूं, नहीं ये तो हमने स्टार्टिंग में ही प्लस कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन से कोण प्लस किए हैं। ये वाला कोण, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये कोण प्लस किए और इन सब का योग कितना हो जाएगा 540। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऐसे, क्योंकि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है, ऐसे पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। अब जितने भी कोण यहाँ पर है ना उन सबको प्लस कर दो। कोण A कितने डिग्री का है 30 डिग्री, प्लस कोण B कितने डिग्री का है, BX है तो X मान लेंगे। H कितने डिग्री का है 110 डिग्री, D कितने डिग्री का है 120, और E कितने डिग्री का है वो भी X है तो उसको भी X मान लेंगे, इज़ इक्वल टू 540 डिग्री। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 30 डिग्री, 110 और 120 कितने हो जाएंगे, इनको प्लस करके देख लो, 0 3 और 1 4 5 6 और 2, ये हो गए 260, और ये 1x और ये 1x, x कितने हो गए 2x, इज़ इक्वल टू 540। अब क्या होगा, 2x ऐसे ही रह जाएगा, ये 540 डिग्री और ये जो 260 है उधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 540 में से 260 माइनस करो, 0
14 में से 6 गए 8, यहाँ पर बचे 4, 4 में से 2 गए 2, तो ये आया 280 डिग्री। और ये जो 2 है इसके साथ गुणा में है ना, तो यहाँ पे आके बट्टे में हो जाएगा, सॉरी x नहीं 2, और ये कट जाएगा ऐसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 की 0, तो x इज़ इक्वल टू हो गया 140 डिग्री। तो दोनों x की वैल्यू यही आएगी क्योंकि दोनों ही x हैं। इसके बाद हमें डी पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पे भी पंचभुज दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये मार्क लगाए हुए हैं, ये इसका मतलब है कि ये सम षड कितनी है, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज तो है लेकिन इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये सम पंचभुज है। ठीक है, इन निशानों का मतलब यही होता है कि ये सब बराबर हैं भुजाएं इसकी, और सारे कोण जो हैं इन्होंने x दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे कोणों को प्लस कर देंगे ऐसे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 540। 540 क्यों लिखा है, तो ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है। ठीक है, अब 1x 2 3 4 5, 5 हो गए ना, तो 5x इज़ इक्वल टू 540, x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 540 बट्टे जो 5 है उधर जाके भाग में हो जाएगा क्योंकि गुणा में आएंगे, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, ना जाने की 0, और 5 अट्ठे 40, तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 108 डिग्री। ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, मतलब इसके प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होगा, हर एक कोण 108 डिग्री का होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है ए पार्ट में कि x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। ये हमें यहाँ पे आकृति दी हुई है, इसमें हमें x मतलब ये वाला कोण, y मतलब ये वाला कोण और z मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखो कहीं पे भी अगर हमें ऐसे दिया होता है ना, जहाँ पे एक लाइन पे ऐसे पूरा गोला बन रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं रेखिक युग्म। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताना भूल गई, मैंने ऐसे ही बता दिया। रेखिक युग्म का मतलब ये होता है कि इस पूरे का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें z दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है, तो z कितना हो जाएगा, 180 में से अगर ये वाला कोण घटा देंगे तो इस वाले की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, ये पूरा क्या बन रहा है इस लाइन पर, ये भी रेखिक युग्म बन रहा है। तो यहाँ पर ये y दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, ये भी पूरा रेखिक युग्म बन रहा है, हर जगह रेखिक युग्म ही बन रहा है एक एक अगर हम लाइन पे देखें। तो पहले तो खैर हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ही लिख लेंगे z और 30 को। तो हम ना इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम ये वाला लिखेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे z प्लस 30 डिग्री, दोनों मिलके कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री, इसलिए हमने दोनों को प्लस करा और 180 लिख दिया क्योंकि ये रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म का क्या मतलब है, रेखिक युग्म का मतलब है कि इन दोनों का जोड़ एक लाइन पर अगर बहुत सारे कोण कितने भी बन रहे हैं, उसमें से ऐसे ऐसे करके 10 कोण भी बन रहे होते ना, तब भी वो सारे 180 डिग्री के ही होते। तो यहाँ पे z की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो z को ऐसे ही छोड़ दो, और ये 180 और ये जो 30 है प्लस का, इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा। तो z इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 30 गए 150 डिग्री। तो z निकल गया और हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा रेखिक युग्म बन रहा है इस वाली लाइन पे, तो ऐसे ही हम इसमें भी लिखेंगे x प्लस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म है, इसलिए दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 180 और ये जो 90 है 90, ये उधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का है। तो 180 में से 90 गए तो कितने बचेंगे, 90 ही बचेंगे, 90 डिग्री, और कहीं पे भी डिग्री लगाना मत भूलना। तो x की वैल्यू भी आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, y में, यहाँ पर तो हमें ना इसकी वैल्यू पता है और ना ही इसकी वैल्यू पता है, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमें दो कोण पता हैं, कि अगर हम इस त्रिभुज में देखें, सिर्फ इस त्रिभुज पे इसमें से सब हटाओ, सिर्फ इस त्रिभुज के अंदर देखो, बाकी कहीं पे गौर मत करो, सिर्फ इसे देखो, और इसका हम नाम रख लेते हैं ABC। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस त्रिभुज के देखें तो हमें ये वाला कोण भी पता है और ये वाला भी पता है, सिर्फ ये नहीं पता, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या उससे ये निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब कोण ए हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कोण बी कितने डिग्री का है? 130 डिग्री। और कोण सी हमें पता नहीं है, तो 180 डिग्री, तो 90 और 30 कितने हो गए? 110 डिग्री। और प्लस कोण सी इज़ इक्वल टू 180, तो सी तो ऐसे ही रहने दो, और ये 180 डिग्री, और ये जो 110 है ये प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 110 गए, कितने बचे? और सॉरी, ये 110 नहीं होंगे, 90 और 30 को प्लस करेंगे तो 120, तो यहाँ भी 120 माइनस होगा। 120 गए, कितने बचे? 60 डिग्री। मतलब हमारा जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, ये 60 डिग्री का आया है। तो अब हमारा ये वाला कोण निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला कोण 60 डिग्री का आया, तो अब हम y निकाल सकते हैं। कैसे? ये पूरा रेखिक युग्म 60 और प्लस y, तो इससे हमारा y निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे y प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म है। यहाँ पर लिख लेंगे रेखिक युग्म। तो y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180, और ये जो 60 है प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 60 गए, कितने बचे? 120। तो ये हो जाएगा हमारा y 120। तो x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन के शुरू में। तो x कितना है? x की वैल्यू कितनी आई है? 90, y की वैल्यू कितनी आई है? 120, और z की वैल्यू कितनी आई है? 150, और तीनों मिलके हो जाएंगे 360। तो ये भी प्रूफ हो गया। डिग्री ज़्यादा बड़ी लग गई, 00 लग रहा है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है, क्योंकि देखो तीनों का योग जो है 360 ही हो रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे बी क्वेश्चन दिया हुआ है। बी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात कीजिए। x मतलब ये वाला, y ये वाला, w ये वाला, और ये वाले कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो ये तो रेखिक युग्म से ज्ञात हो जाएगा। ये पूरा इस लाइन पे बन रहा है, और यहाँ पे हमें 60 भी दिया हुआ है। ये भी रेखिक युग्म से निकल जाएगा। यहाँ पे भी एक कोण दिया हुआ है, ये भी आराम से रेखिक युग्म से निकल जाएगा। ये भी रेखिक युग्म से ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोण नहीं दिया हुआ। देखो यहाँ पे हमें 60 दिया हुआ है, तो 60 प्लस जेड हो जाएगा, निकल आएगा। यहाँ हमें 80 दिया हुआ है, 80 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ 120 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ नहीं दिया हुआ हमें, तो यहाँ के लिए हमें जैसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किया था, वैसे इस बार चतुर्भुज के चारों कोण करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें चतुर्भुज दिया हुआ है। देखो ये 2 3 4 लाइन्स है ना, तो चतुर्भुज हो गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले ये लेंगे z प्लस 60 इज़ इक्वल टू 180, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? रेखिक युग्म। ठीक है, ये रेखिक युग्म हो गया। तो z इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180, और ये जो 60 है प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो z इज़ इक्वल टू जाएगा 180 में से 60 गए, कितने बचे? 120 डिग्री। अब क्या करेंगे? ऐसे ही हम ये वाला ले लेंगे y प्लस 80। ठीक है, y प्लस 80 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि ये भी रेखिक युग्म है। तो यहाँ पर लिख देंगे रेखिक युग्म, और y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180, जो 80 प्लस में है उधर आके माइनस में हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 80 गए, कितने बचे? 100। ठीक है, 100 डिग्री। तो y भी निकल आया हमारा। ऐसे ही ये वाला भी निकाल लेंगे, x भी बड़े इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 120 डिग्री इज़ इक्वल टू ये भी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी रेखिक युग्म है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखिक युग्म। तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये जो प्लस में है 120 उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 में से 120 गए 60 डिग्री। अब हमारा सिर्फ ये वाला कोण रह गया है। तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे? ये वाला कोण देखो, यहाँ हमें चतुर्भुज दिया हुआ है, यहाँ हमें
ये चतुर्भुज दिया हुआ है, ये बाहर की लाइंस पे ध्यान मत दो, सिर्फ ये देखो जिसमें से हमें 3 कोण दिए हुए हैं, सिर्फ ये नहीं दिया हुआ। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर उसमें से हम ये तीनों घटा देंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। तो हम यही करेंगे, इसका नाम रख लेते हैं हम ABCD नाम रख लेते हैं, ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, कौन कौन से कोण हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री। ये सारे कोण हमने प्लस कर दिए, ये वाला और ये वाला। अब इस वाले कोण का नाम कोण B रख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे कोण B इज़ इक्वल टू कितना होगा 360। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें प्लस कर लो, 60, 80 और 120 कितने हो गए? ये हो गए 260 डिग्री और प्लस कोण B इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। कोण B ऐसे ही रहेगा 360 डिग्री, और ये जो 260 है ये माइनस में आ जाएगा। तो कोण B कितना हो गया? 360 में से 260 गया 100 डिग्री। अब ये जो हमारा कोण B है यहाँ पे, इसको हमने कोण B माना था ना, तो ये हमारा निकला है 100 डिग्री। अब ये बताओ, अब तो ये रैखिक युग्म से निकल जाएगा ना, क्योंकि हमें तो W की वैल्यू निकालनी थी। तो हम लिखेंगे 100 प्लस W। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस W इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे रैखिक युग्म, क्योंकि ये भी रैखिक युग्म बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे W छोड़ देंगे, 180 डिग्री माइनस ये जो 100 है ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। तो W इज़ इक्वल टू जाएगा 80 डिग्री। 180 में से 100 गए 80 डिग्री। तो अभी हमारे पास चारों निकल गए हैं, और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था? हमें ये निकालने के लिए बोला गया था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आ गई है 60 डिग्री, y की भी निकल के आ गई है 100, z की भी आ गई है 120 और W की भी आ गई है 80। कर दिया हमने सबको प्लस, जैसे यहाँ था। तो सबको प्लस करेंगे तो आएगा 360 डिग्री, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 8th क्लास की NCERT मैथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय गाइज़।